पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर से कंपनी निशात चूनिया पावर लिमिटेड के हवाले से है और इस कंपनी में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे देखेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही, इसकी पे आउट्स कैसी रही हैं, अर्निंग्स कैसी रही हैं और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के हवाले से वो आपसे शेयर की जाएगी। ये वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की फरमाइश पे है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि निशात चूनिया पावर लिमिटेड को कवर किया जाए। ख़ास तौर पे इस कंपनी ने जो रिसेंटली 100% डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी अट्रैक्शन शो की है, तो उसके बाद ये ज़रूरी था कि इस कंपनी के हवाले से थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया जाए ताकि सिर्फ एक डिविडेंड की बेस पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसके सारे इन्स एंड आउट्स को देख सकें। निशात चूनिया पावर लिमिटेड कंपनी का अगर हम एक हाई लेवल इंट्रोडक्शन देखें तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में से एक कंपनी है और 2007 में ये कंपनी कायम हुई और 2010 से ये एक 25 साल के लॉन्ग टर्म मुआहदे के तहत अपनी जो पावर है वो बेच रही है और जो ओवरऑल मुल्क की ज़रूरत है बिजली की उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन डाल रही है। और ये कंपनी ईंधन से चलने वाले पावर स्टेशन यानी कि फ्यूल इनेबल्ड पावर स्टेशन को चला रही है और उसकी जो ग्रॉस सलाहियत है या ग्रॉस कैपेसिटी है वो 200 मेगावाट है, जबकि जो इसकी नेट कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 195 प्लस है। सो ओवरऑल ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब हम निशात चूनिया पावर लिमिटेड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स हैं उनको देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस कंपनी के नंबर्स में अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर की इस वक्त जो प्राइस है वो 14 रुपये 1 पैसे है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर हम पिछले एक साल की इसकी रेंज देखें तो 11 रुपये 50 पैसे और 27 रुपये 24 पैसे के बीच बीच में इसकी ट्रेडिंग होती रही है। तो अभी जो इसकी प्राइस है वो 52 वीक्स के जो लो के काफ़ी करीब नज़र आ रही है। और ये भी याद रहे कि पिछले आई थिंक कुछ दिन पहले की बात है कि इसका शेयर एक्स हुआ है जिसके बाद इसकी कीमत 10 रुपये गिरी है क्योंकि इसने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो 5.15 बिलियन बनता है, जबकि इसका जो लास्ट ईयरली ईपीएस था वो 6.82 था। उसके बाद अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 2.05 है और इसको जब भी हमने प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखना होता है तो उसको उस पर्टिकुलर सेक्टर की बाकी कंपनीज के रेलेवेंट देखना होता है। तो उस लिहाज से इस कंपनी की जो इस वक्त प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली लो है और इसको एक काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक आप कह सकते हैं और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 से 2022 तो इसकी सेल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिली है 118.29%। आगे चल के हम डिटेल में जब इसके फाइनेंशियल को देख रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। उसके बाद इसकी अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो वो 50.48% बनती है, विच मीन्स कि कंपनी बहुत ज़्यादा लिवरेज नहीं है बल्कि इक्विटी के मुकाबले में अगर हम डेट देखें तो वो सिग्निफिकेंटली कम है। उसके बाद लास्ट एनुअल डिविडेंड इसका देखें जो कि अभी रिसेंटली इसने अनाउंस किया वो ₹10 था विच इज़ 100%, जबकि इसकी पे आउट रेशो अगर हम देखें तो वो 146.63% बनती है। पे आउट रेशो का 100% से ज़्यादा होना कोई हौसला अफजा बात नहीं होती क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपनी अर्निंग से ज़्यादा पे किया है। पावर सेक्टर की कंपनी अगर अर्निंग से ज़्यादा पे कर रही है तो उसकी दो रीजंस या दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि कुछ कंपनी सिर्फ पावर सेक्टर में से ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में से ऐसी होती हैं कि जो बाज़ औक़ात अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा डिविडेंड पे कर देती हैं यूजिंग देयर रिजर्व्स। लेकिन पावर सेक्टर में कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इन कंपनीज़ के बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे सर्कुलर डेट की मद में या दीगर जो पेबल्स होते हैं वो रुके हुए होते हैं जो कि इन कंपनीज़ के रिसीवेबल्स होते हैं और जब वो रिसीवेबल्स इन कंपनीज़ को मिलते हैं तो उसमें से फिर ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को भी नवाज देती हैं। इस वजह से बाज़ औक़ात इनका जो पे आउट रेशो होता है
वो परसेंटेज टर्म में आपको 100% से भी ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी पास्ट की जो पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं वो इनको मिल रही होती हैं, इसलिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखें तो वो 70.18% है। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसकी ऑब्वियस सी रीज़न ये है कि अभी इसने जो 100% डिविडेंड दिया है उसकी वजह से इसकी जो रेशोज़ हैं वो ज़्यादा इतनी पॉजिटिव हो गई हैं। इन एक्चुअल अगर हम देखें इसकी माजी का भी, तो शायद इतना ज़्यादा आपको बड़े बड़े नंबर नहीं मिलेंगे, आगे चल के हम देख भी लेंगे इस चीज़ को। इसके बाद अगर हम अप टू द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 इसकी करंट रेशो देखें तो वो बनती है 2.21, विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो इसकी करंट लायबिलिटीज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हैं। याद रहे कि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो जून में होता है। इस लिहाज से अभी जो रिसेंटली इसके रिजल्ट आए हैं वो कंप्लीट ईयर के थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब हम इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं उनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ पर 2017 से लेके 2022 तक 6 साल का डेटा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर पिक्चर मिल जाएगी इस कंपनी की माजी के हवाले से भी कि कैसा परफॉर्म करती रही है। और ये जितने भी नंबर्स हैं ये मिलियंस में हैं सवाए ईपीएस के। तो नेट सेल्स अगर हम देखें 2017 में तो इसकी नेट सेल्स थी 16,148 मिलियन, विच बिकम्स 16,148 मिलियन। और उसके बाद अगर हम इसको आगे देखते रहें 2018 में तो इसमें थोड़ा सा हमें 2.76% का इजाफा नज़र आ रहा है, 16,594 मिलियन। और फिर 19 और 2021 इन 3 सालों में आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो नेट सेल्स हैं वो एक डिक्लाइन में रही हैं, -9%, -13% कंपेयर टू द प्रीवियस, एंड देन -10%। तो 2018 में जो सेल्स 16,594 मिलियंस थी वो 2021 में कम होकर 11,643 मिलियन पे रह गई थी। लेकिन 2022 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा जंप शो किया है अपनी सेल्स के अंदर। 25,416 मिलियन इसने टोटल 2022 के अंदर सेल्स की हैं, जो कि 2021 के मुकाबले में 118% ज़्यादा हैं। तो 2022 में अब आपको समझ आ गई होगी कि इस कंपनी ने अगर डिविडेंड भी ज़्यादा दिया है तो उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि 2022 में इसकी सेल्स में भी खातरखा इजाफा हुआ है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो सेल्स में इजाफे का जो रिजल्ट है वो इसके ग्रॉस प्रॉफिट या नेट इनकम या ईपीएस पे ट्रांसलेट नहीं हो सका। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 2017 में ग्रॉस प्रॉफिट 4,320 मिलियन था। और उसके बाद ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट हम 2018 में देखें तो 4,640 मिलियन, जो कि 2017 से के मुकाबले में 7.41% ज़्यादा था। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 2019, 2020, 2019 और 2020 में मज़ीद बढ़ता रहा है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और 2020 में जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था 6,756 मिलियन, वो 2019 के मुकाबले में 33% ज़्यादा था। लेकिन 2021 में अगर आप देखें तो वो कम हो गया। 2021 में इनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 44% डिक्लाइन हुई कंपेयर टू 2020। जबकि 2022 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो तो 118% बढ़ गई थी, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सिर्फ 3,558 मिलियन था। और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो ये पिछले साल से भी 5.62% कम था। तो इट मीन्स के 2022 में डिस्पाइट द फैक्ट कि कंपनी की सेल्स बहुत बड़ी हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बहुत बड़ा बर्डन साबित हुई। और एज अ रिजल्ट उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पिछले साल से भी कम रह गया। और जो ओवरऑल उनकी सेल्स में इजाफा हुआ उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे जनरेट नहीं हो सका। ऑफ कोर्स इसकी जो रीजंस हैं वो ऑब्वियस ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर कंपनीज की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, बहुत ज़्यादा उनको कॉस्ट पड़ी है, जिसकी वजह से कॉस्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वो कम रह गए। उसके बाद अगर नेट इनकम देखें तो वहाँ पर भी हमें ये रिजल्ट्स ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स के। 2017 में इसका 3,000 मिलियन था नेट इनकम, जो 2018 में 3,406, विच हैज़ एन इंक्रीज ऑफ 13.5%। और फिर आगे चलते हुए अगर हम देखें तो 2022 में जो इनका नेट इनकम है वो 2,504 मिलियन है, जो कि 2021 के मुकाबले में भी ऑलमोस्ट 0.2% कम है। तो बहुत बड़ी सेल्स होने के बावजूद 2022 में जो इनकी नेट इनकम है यानी कि जो बॉटम लाइन है उसके अंदर हमें
डिक्लाइन नजर आ रहा है कंपेयर टू 2021। सो टॉप लाइन आइटम विच इज द नेट सेल्स, उसमें तो बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन बॉटम लाइन विच इज द नेट इनकम, उसके अंदर हमें कमी नजर आ रही है। और अगर हम ईपीएस देखें 2017 से लेके 2022 तक, तो 2017 में इनका 8.17 था, जबकि इनका जो सबसे ज़्यादा ईपीएस हमें नज़र आ रहा है वो 2020 में 12.54, लेकिन 2022 में जो अभी हम रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो 6.82 इनका ईपीएस बनता है, जो कि 2021 के ईपीएस 6.83 से भी मार्जिनली कम है। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं। इट मीन्स कि कंपनी ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स या जो अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको बेहतर यूज़ कर रही है, क्योंकि जो पावर सेक्टर की कंपनीज होती हैं और इनको पावर स्टेशन होते हैं, उसमें ये बड़ा मैटर करता है कि उनकी जो कैपेसिटी है और अवेलेबिलिटी है उसकी क्या परसेंटेजेस रही हैं, वो कितनी रही है, और उसकी बेसिस पे जो फिर इनकी जो नेट सेल्स होती हैं वो भी डिसाइड होती हैं। तो नेट सेल्स इनकी बढ़ी हैं, लेकिन उसका रिजल्ट खातर खा तौर पे हमें नज़र नहीं आ सका बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स लाइक टैक्सेस एक्सेट्रा। अब हम इनके फाइनेंशियल पोजीशन हाइलाइट्स देखते हैं विच आर बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में से अगर हम इनकी टोटल इक्विटी देखें, तो जो टोटल इक्विटी है इनकी 2017 से लेकर 2022 तक, उसमें जो इनकी कैपिटल है यानी कि जो शेयर्स कैपिटल है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो इनके अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स होते हैं यानी कि रिजर्व्स होते हैं, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा। 2017 में जो इनकी टोटल इक्विटी थी वो 9,190 मिलियन थी, और यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव और कंटिन्यूस ग्रोथ नज़र आ रही है इनकी टोटल इक्विटी में। 2018 में ये बढ़कर 12,229, जो कि 33% का फ़र्क है, फिर 2019 में 14,000, फिर 20 में 18,000, 21,475, और फाइनली 2022 में 23,979 पे इनकी टोटल इक्विटी पहुँच गई है, जो कि एक अच्छा इजाफा है। इट मीन्स कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज और कंटिन्यूस इंक्रीज है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद अगर हम इनके करंट एसेट्स को देखें तो करंट एसेट्स के अंदर भी हमें एक कंटिन्यूस ग्रोथ नजर आ रही है। 11,809 से बढ़कर 15,000, 18,000, फिर 20 में 20,000, 21 में 23,000, 2022 में 26,621 मिलियन पे पहुंच गए, और इस तरह हम इसको भी एक पॉजिटिव और कंटिन्यूस इंक्रीज कह सकते हैं। उसके बाद जो इनके टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर भी हमें नजर आ रहा है कि वो भी 23,000 से बढ़ के फिर 26, फिर 29, फिर 30, फिर 33, और 2022 में 36,083 मिलियन पे पहुंच गए। तो दैट्स आल्सो अ पॉजिटिव साइन कि इनके जो टोटल एसेट्स हैं उनके अंदर भी कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है। उसके बाद जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो लाइबिलिटीज़ में उतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना एसेट्स में हुआ है, तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों ही अगर ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न में बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स के जो एसेट्स में इजाफा हो भी रहा है वो उसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। लेकिन इन दिस केस हम देख सकते हैं कि इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो 9,050 मिलियन थी 2017 में। 18-19 में अगर हम देखें तो ये बढ़कर 10,000 से फिर 14,494 पे गई, लेकिन फिर 20 और 21 में इनकी करंट लाइबिलिटीज़ कम होकर 11,254 और 11,603 रह गई, और इवन 2022 में भी अभी भी इनकी लाइबिलिटीज़ 12,104 हैं। और इस तरह हम देख सकते हैं कि इनकी करंट लाइबिलिटीज़ का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो इतना ज़्यादा उसमें तेज़ी नहीं आ रही, ज़्यादा नहीं हो रही जितना इनके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद जो नेट इंटरेस्ट बियरिंग डेट, क्योंकि डेट में से जो इंटरेस्ट बियरिंग डेट है दैट्स द मेजर थिंग, क्योंकि उस पर कंपनीज को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि उसमें किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है कि जो इनका इंटरेस्ट बियरिंग डेट है इसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा हमें नज़र नहीं आ रहा। 2017 में ये 13,901 था, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें कमी आती गई। 2014 में ये 14,000 से ऊपर गया, लेकिन अभी 2022 में जो इनका नेट इंटरेस्ट बियरिंग डेट है वो 10,869 मिलियन है। सो दैट्स अ गुड साइन कि इनके जो इंटरेस्ट बियरिंग डेट्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, और कोई ज़्यादा ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कंपनी को किसी किस्म के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो, या हम ये कह सकें कि कंपनी को जो अपने इंटरेस्ट पे करने हैं उसमें कोई मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पर हम चेंज भी देख सकते हैं कि 2021 में और 20 और 21 में हम देख सकते हैं कि डिक्लाइन हमें वाज़े तौर पे परसेंटेज टर्म में भी नज़र आ रहा है। 22% डिक्लाइन हुआ था इनके इंटरेस्ट बियरिंग डेट में 2020 में, और 2021 में ये मज़ीद कम, 2020 से भी कम हो के मुकाबले में भी 8% मज़ीद कम हो गया था। अब हम इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि
डिविडेंड कभी भी किसी कंपनी का देखना हो तो सिर्फ 1 साल की डिविडेंड यील्ड या उसके डिविडेंड जो उसने पे किया उसको देख के हम किसी किस्म का कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम पिछले एटलीस्ट 4 या 5 साल का डिविडेंड हिस्ट्री देखें और उससे हमें बेहतर तौर पे आइडिया होता है कि कंपनी किस तरह की पे आउट्स कर रही है। तो अगर हम निशात चूनिया पावर लिमिटेड की डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो हम देख सकते हैं कि 2018 में इसने ₹1.50 डिविडेंड दिया, 2019 में इन्होंने ₹2 डिविडेंड दिया, लेकिन 2020 और 21 दोनों सालों में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया। सो दैट्स एन अलार्मिंग फैक्टर फॉर दोज पीपल जो कि डिविडेंड की बेस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन 2022 में इस कंपनी ने बहुत बड़ा छक्का मार के ₹10 का डिविडेंड दे दिया। तो अब यहाँ पर जो क्लेवर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो सिर्फ 2022 के डिविडेंड की बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अब वो 2020 और 21 के बारे में मज़ीद डिटेल में देखें कि वो कौन से रीजंस थे, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इन 2 सालों में इस कंपनी ने कोई पे आउट नहीं दिया। और जबकि 2022 में हमने देखा कि इस कंपनी की सेल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी जिसकी वजह से ओवरऑल जो है इनकी ईपीएस गिर गई। और ईपीएस गिरने के बावजूद अगर इन्होंने अभी तो ₹10 डिविडेंड दे दिया, लेकिन जब पे आउट रेशो 100 से ऊपर परसेंटेज में वो 136% थी आई बिलीव, तो उस केस के अंदर भी एक सोचने की बात ये होती है कि कंपनी ने अगर अपने रिजर्व्स में से इस दफ़ा डिविडेंड दे भी दिया या उसको कोई पेमेंट्स मिली हैं जिसकी बेस पर इसने डिविडेंड दे भी दिया, तो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो इस तरह के जो डिविडेंड्स पे किए जाते हैं इनको हम एक कंटिन्यूस ट्रेंड में नहीं देख सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा अब नॉर्मल किस्म के डिविडेंड्स कहलाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के हवाले से फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी के अंदर या तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इस कंपनी, यहाँ पर मैंने 15 साल लिखा है, सॉरी ये 25 साल का मुआहिदा है, तो 25 साल मुआहिदे के तहत ये बिजली की फ़रोख्त कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एज सच इस कंपनी को लाइसेंस वगैरह के किसी मसाइल का सामना नहीं है। जैसे रिसेंटली कैप्को के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि उसको लाइसेंस रिन्यूअल में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया है ऑल्दो, लेकिन फिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इन दिस केस निशात चूनिया के केस में 2010 से अगर इस कंपनी एक नए लाइसेंस में आई है और एक लंबे अरसे के लिए अगर ये अपनी पावर जनरेशन के बाद वो अपनी बिजली बेचने के हवाले से इसका मुआहिदा है, तो इट मीन्स के इस कंपनी को अपने बिजनेस के लिए ऐसा किसी किस्म के लाइसेंसिंग इश्यूज़ का सामना नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि जो भी कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इस केस में इसकी जो पावर जनरेशन है, क्या उसके लिए उसको कोई लॉन्ग टर्म लाइसेंस मिले हुए हैं या लॉन्ग टर्म उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या नहीं है। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ एनसीपीएल, ये सारी चीज़ इसके हक में पॉजिटिव आती है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अभी मैंने डिस्कस भी की थी कि इस कंपनी के डिविडेंड्स में आपको एक कंटिन्यूटी या तसलसल नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक बड़े नंबर की बुनियाद पे आप किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। इस साल अगर इसने ₹10 डिविडेंड दे भी दिया है, तो अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2 साल इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, और उससे पहले जो इसका डिविडेंड था वो ₹2 और ₹1.5 था। तो आपको ये चीज़ें भी माइंड में रखनी होंगी, क्योंकि सिर्फ एक नंबर की बेस पे अगर आप किसी कंपनी में जंप इन करते हैं तो यू माइट फेस द कंसिक्वेंसेस। उसके बाद कंपनी की पे आउट रेशो भी 100 से ज़्यादा है, जैसे अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था, तो ये भी एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी अगर अपने रिजर्व्स में से पे कर रही है या किसी कंपनी को कोई जो पिछले जो इसके रिसीवेबल्स हैं उनकी किस्तें मिल गई तो उसकी बेस पे अगर दे दिया, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर जो डिविडेंड मिलता है उसकी बेस पे हम किसी किस्म का डिसीजन नहीं ले सकते। वही डिविडेंड रियलिस्टिक डिविडेंड कहलाता है जो कि कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर कंपनी की अर्निंग्स के साथ उस कंपनी का डिविडेंड मैच नहीं कर रहा और कंपनी की पे आउट रेशो बहुत ज़्यादा है और रिटेंशन रेशो नेगेटिव में है, तो इट मीन्स के जो डिविडेंड मिला है ये रियलिस्टिक और सस्टेनेबल डिविडेंड नहीं है। उसके बाद एक और बड़ा मसला जो कि सिर्फ एनसीपीएल का नहीं है बल्कि बाकी कंपनीज के साथ भी है, वो है सर्कुलर डेट का। और ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट जिनकी कस्टमर है या क्लाइंट है, इन सबको ये प्रॉब्लम होता है कि जो गर्दिशी कर्जा होता है उसकी वजह से इनको मसाइल का सामना होता है लिक्विडिटी के हवाले से, कैश के हवाले से। तो इस कंपनी का जो गर्दिशी कर्जा है इस वक्त एट द एंड ऑफ जून एज पर देयर स्टेटमेंट्स
वो तकरीबन 13.72 बिलियन है, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि ओवरड्यू अमाउंट है। तो ये एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि इस तरह की कंपनीज को इस सिचुएशन के अंदर, जबकि उनको बहुत ज़्यादा रिसीवेबल्स पेंडिंग हो, तो उनको अपनी लिक्विडिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो कैश चाहिए होती है अपना बिजनेस रन करने के लिए, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो चाहिए होता है, उन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो हायर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको भी हमने जहन में रखना है। ख़ास तौर पे इस कंपनी के जो लास्ट हमने देखा 2022 में बहुत अच्छी सेल्स के बावजूद कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत ख़तरनाक हद तक ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो इनकी नेट प्रॉफिट है और ईपीएस है वो कम हो गई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इस चीज़ को जहन में हमने रखना है कि इन फ्यूचर भी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, पोटेंशियली ऑल द पावर सेक्टर कंपनीज विल हैव टू बियर दैट। और इंटरेस्ट रेट के हवाले से इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी मेंशन किया है कि दैट्स आल्सो अ ग्रोइंग कंसर्न। आल्दो इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने अपने तौर पे कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा रखे हैं जो कि इन चीज़ों को कवर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, पोटेंशियल जो थ्रेट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के हवाले से उनको कवर करने के लिए इन्होंने अपने प्रॉपर प्लान्स बना रखे हैं। लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से जो नेट रिजल्ट्स होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे असर पड़ता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कंपनी के हवाले से। इसके अलावा जो मैंने इसकी फाइनेंशियल्स आपके साथ डिस्कस की हैं पिछले 4-5 सालों की, उनको देख के और बहुत सारे बाकी जो फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं इस वीडियो में, इनकी बेसिस पे आपको बेहतर तौर पे आइडिया हो गया होगा कि कंपनी इस वक्त किस स्टैंडिंग पे है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके क्या हैं। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है और आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट का आपने डिसीजन लेना है वो आपको अपने हिसाब से लेना होगा, अपने जो आपकी फाइनेंशियल्स हैं उसके हवाले से, जो आपकी क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का उसके हवाले से, और जो आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको जहन में रख के ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर बनाई हैं बाकी कंपनीज़ के हवाले से भी और पावर सेक्टर की कंपनीज़ के हवाले से भी, उनको भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक बेहतर तौर पे एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग हो सके। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।